नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में सबसे पहले अहम खबर। बीजापुर मुख्यालय लाए गए नक्सलियों के शव, शहीद जवान का पार्थिव शरीर भी लाया गया। पुलिस लाइन में 10 बजे दी जाएगी अंतिम सलामी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस अधिकारी। नक्सलियों को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। कल कांकेर और बीजापुर में हुई थी नक्सली मुठभेड़। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए थे। भारी मात्रा में इनसे हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बताया जा रहा है कि नक्सलियों बीजापुर मुख्यालय लाया गया है नक्सलियों के शवों को और पहचान की जा रही है। उसके बाद बड़े खुलासे किए जा सकते हैं इनकी पहचान से जुड़े हुए। ज्योति, देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक की नक्सलवाद की समाप्ति कर दी जाएगी, उसी के मद्देनजर लगातार जो है जवान एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी एक्शन मोड पर हैं और लगातार जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ माओवादी मारे जा रहे हैं। वो माओवादी बड़े कैडर के माओवादी हैं। उन माओवादियों के घर में घुसकर अब जो है जवान उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी कमर तोड़ रहे हैं और इसका फायदा निकलकर सामने आता भी रहा है। जिस तरह से हालिया अगर पिछले साल की बात करें तो 200 से अधिक माओवादी मारे गए थे, तो अभी बीते कुछ 2-3 महीनों में जो है 90 के आसपास माओवादी मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है पुलिस विभाग की तरफ से कि बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन जो माओवादी मारे गए हैं उन्हें निकालकर जंगलों से निकालना भी बेहद बड़ी चुनौती रहती है और उस चुनौतियों से निपटना भी बेहद कठिन रहता है। हालांकि जवान वहां से अब निकलना आरंभ कर चुके हैं और बीजापुर जैसे कि जहां पर 26 माओवादी मारे गए, कल कांकेर में जो मुठभेड़ हुई जिसमें 4 माओवादी मारे गए, इस तरह से टोटल कुछ 30 माओवादी मारे गए थे। जिन माओवादियों के शवों को फिलहाल अभी जैसे बीजापुर मुख्यालय लाया जा रहा है, वहां पर एक पुलिस अधिकारी है, वहां पर आईजी हैं, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने खुलासा करेंगे कितने बड़े कैडर के माओवादी थे। फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान यानी कि शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी। शिनाख्ती के बाद ही निकलकर सामने आएगी कि कितने बड़े कैडर के माओवादी थे, क्योंकि जिस तरह से वेपन्स मिले हैं वो वेपन्स बड़े वेपन्स है। AK-47 है, SLR है, कई अत्याधुनिक हथियार है वहां पर जो बरामद किए गए हैं। उस हथियारों के बेस पर यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि बड़े कैडर के माओवादी निश्चित तौर पर मारे गए होंगे, क्योंकि AK-47 SLR ये ऑटोमेटिक वेपन्स है। ये बड़े कैडर के माओवादी जो है वो रखा करते हैं, जो 8 लाख से ऊपर के इनामी होते हैं। तो ये बड़े कैडर के माओवादी अगर मारे गए हैं तो उनकी पहचान होनी बेहद आवश्यक है। जिसके बाद जब जवान शव को लेकर मुख्यालय पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद जो शिनाख्ती की कार्रवाई है वो की जा रही है और शिनाख्ती की कार्रवाई के बाद जो है आगे का खुलासा होगा। अगर बात करें कांकेर की, तो कांकेर की जो जंगली इलाके हैं वहां पर जिस तरह से कल भीषण मुठभेड़ हुई और 4 माओवादियों को मार गिराया है, तो वो 4 माओवादी को मारने के बाद जवान जो है उसी जंगल में रात को उन्होंने बिताई है। और अभी हालिया अपडेट निकलकर सामने आया है कि जो जवान है वो माफ कीजिएगा, नक्सलियों के जो शव है उसे लेकर छोटे बेटिया फिलहाल पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट है और छोटे बेटिया में जवान अभी पहुंचे हैं। चारों माओवादी के शव उनके पास हैं और वो माओवादी के शव जिला मुख्यालय लाए जाएंगे, जहां पर उनका PM होगा, उनकी शिनाख्ती होगी। शिनाख्ती के बाद जो है आगे जानकारी निकलकर सामने आएगी कितने बड़े कैडर के माओवादी थे, क्या क्या वहां पर आसपास के इलाके की सर्चिंग करने के बाद किस तरह के सामान मिले हैं, किस तरह के वेपन्स मिले हैं और क्या क्या वहां पर वाकया हुआ। ये तमाम बड़े लीडर वहां पर कौन कौन मौजूद थे, इसकी बात भी निकलकर सामने आएगी। ज्योति, हमारे साथ विकास तिवारी भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। विकास, जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता रहा है और अभी हाल ही में खुद CM साय ने मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से, PM को तमाम जानकारी दी थी कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है प्रदेश में, उसी रणनीति का ये हिस्सा है। और कहीं ना कहीं जवानों की जो पहले के मुकाबले अगर हम आपकी बात करें, रणनीति में बहुत कुछ बदलाव किया गया, जिसके चलते नक्सलियों पर एक के बाद एक इस तरीके के हमले हो रहे हैं और उनमें सफलता मिल रही है। देखिए, ये एक नहीं कई रणनीतियां हैं जिसमें सरकार ने, जवानों ने और सुरक्षा बलों ने हर किसी एंगल से इन्होंने एक बदलाव किया है। जो पुराने ऑपरेशंस होते हैं उनके अगर देखा जाए तुलना में, तो अभी के ऑपरेशन में बहुत सारे बदलाव हैं। तकनीकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नेयर नीला नार है उसके तहत जो ग्रामीणों तक जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और ग्रामीणों को जो लाभ मिल रहा है। आपको याद हो बीते दिनों जब मनीष कुंजाम के ससुर की हत्या माओवादियों ने की, तो मनीष कुंजाम ने एक बहुत ही तार्किक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि माओवादियों को अब सोचना होगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि अब जनता उनके साथ ना होकर जवानों के साथ हो जा रही है। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक इंगित किया था, इशारा किया था, और वही हो रहा है। उसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है कि माओवादियों को पता नहीं चल पाता है कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स आ रही है। इससे ये साफ इस तरह इशारा करता है इस तरफ कि जो गांव वाले हैं, जो पहले उन तक सूचना पहुंचाया करते थे, अब वो जवानों की तरफ है। अब वो गांव वाले माओवादियों को सूचना नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो 3 स्टेप में काम कर रहे हैं, जिसका जिक्र एक बार माओवादियों ने भी अपने पत्र में किया था कि अब फोर्स जो है
वो कॉर्डन करते हैं, सर्च करते हैं और किल करते हैं। मतलब वो चारों इलाकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद पूरे इलाके की गहन सर्चिंग करते हैं और जो भी मिलता है माओवादी उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसा हालांकि आरोप लगाया था माओवादियों ने, लेकिन जवानों की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके पहले जिस तरह भी ऑपरेशन किए जाते थे तो उसमें खास बात होती थी कि माओवादियों के कोर इलाके में जब जवान जाते थे तो बैकअप के लिए टीम नहीं पहुंच पाती थी। जी अब इस तरह से चारों इलाकों को कैंप लगाकर घेर दिया गया है कि जैसे भी मुठभेड़ होती है तो बैकअप के लिए टीम तैयार होती है और तत्काल वहां पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो पलटवार करते थे माओवादी और जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, तो उनके सारे रणनीतियों को समझकर नई रणनीतियां जो बनाई गई हैं 2024 के बाद से, तब जाकर ये सफलता मिल रही है। जब भी मुठभेड़ हो रही है बड़ा नुकसान माओवादियों को हो रहा है। माओवादियों के पोलित ब्यूरो ने इसलिए एक बड़ा दस्तावेज भी जारी किया था संगठन के लिए, जो कि अब पुलिस के हाथ भी लग चुका है कि किस तरह से अभी समय उनके अनुकूल नहीं है और अनुकूल ना होने की वजह से सारे बड़े लीडर जो हैं वो भूमिगत हो जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि मुठभेड़ में वो मारे ना जाएं। उनका ये विचार है कि किसी भी तरह से लड़ाई जिंदा रहनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें बड़े लीडरों को बचा कर रखना है। मतलब माओवादी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अभी वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। और रोज जिस तरह से समर्पण हो रहा है, बड़े माओवादी नेताओं का समर्पण हो रहा है। बीते दिनों गंगालूर का जो डीवीसी था जी दिनेश मोडियाम, हमने इस पर भी चर्चा किया था कि जब वो सरेंडर किया है, और ऐसे बड़े माओवादी लीडर जब सरेंडर करते हैं तो माओवादियों की हालिया बनाई गई रणनीतियों पर खुलासा होता है। साथ ही साथ ये बड़े माओवादियों के लीडर का ही जो परिणाम है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों में जो जमीन के नीचे बंकर बनाकर हथियारों जी की जी फैक्ट्रियों के जो कारखानों के खुलासे होना, उनके बहुत सारे डंप को बरामद करना, तो समर्पण करने वाले माओवादियों के द्वारा जब उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होती है सरकार के सामने, तो इस तरह की निशानदेही में बड़े ऑपरेशन होते हैं। जी सारी चीजों को मिलाकर ही ये सारी सफलताएं। जी जी नीरज, जिस तरीके से आप पहले बता रहे थे कि कुछ ऐसे इलाके, ऐसे गांव जहां पहले कभी जवान नहीं पहुंचते थे, वहां तक अब पहुंचा जा रहा है। वहां पर जहां पर नक्सलियों तक पहुंच पाना बहुत असंभव था पहले, अब वहां तक पहुंचकर नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है, उनको मार गिराया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये माड़ का इलाका है, पूरे बस्तर का इलाका, उस इलाके में पहुंच विहीन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना संभव नहीं था, जहां पर कभी जवान पहुंचते नहीं थे। उस इलाके में अब माओवादियों के दहशत समाप्त करने के लिए लगातार कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास तिवारी जी ने बताया कि लगातार उस इलाके में कैंप खोलने के बाद जो वहां के लोग हैं उनका मनोबल मजबूत हुआ है और ग्रामीणों का रुझान जो है सरकार की ओर, पुलिस की ओर बढ़ा है। उसी का फायदा है कि लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और उसी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए माओवादी अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो बड़े कैडर के माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसी का फायदा मिल रहा है पुलिस को। उनकी इनपुट के आधार पर लगातार ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, सैटेलाइट का सहारा लिया जा रहा है, बड़ी संख्या में जवान जो है अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे हैं। पहले हमने देखा था कि जवान इस टीसीओसी के समय में, मार्च और अप्रैल के महीने में जो है टीसीओसी के समय बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था पुलिस के जवानों को, लेकिन अब जवानों ने जो है नक्सलियों की रणनीति अपना ली है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि अब बड़ी संख्या में जवान उस इलाके में घुस रहे हैं। और जो माओवादी उस इलाके को अपना कोर इलाका मानते थे, जिस इलाके में कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, उन पहुंच विहीन इलाकों में ग्रामीणों का जो मनोबल जीतने के बाद, उनका भरोसा जीतने के बाद अब उस इलाके में पहुंच रहे हैं। नक्सलियों को वो इनपुट नहीं मिल पा रहा है, उसी इनपुट के आधार पर बड़ी ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं। देखिए कांकेर की बात करें, जहां पर 4 माओवादी मारे गए थे, लगभग 400 की संख्या में जवान पहुंचे थे। हाल में जब बीते 1 साल पहले जब उस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ थे, विकास तिवारी जी भी हमारे साथ थे, हमने उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट की थी। वहां पर देखा था कि वो पहुंच विहीन इलाका है, उस इलाके में पगडंडी रास्ते थे, पथरीली रास्ते थे, पहाड़ी रास्ते थे, जहां कभी जवान नहीं पहुंचते थे। हम उस इलाके में जब पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर नक्सली स्मारक बना हुआ है, स्कूल के जस्ट सामने नक्सली स्मारक था। उस इलाके में विकास की कोई योजना नहीं थी, लोग जो है पिछड़ी जनजाति के रूप में वहां पर जीवन यापन किया करते थे। उस इलाके में नक्सलियों की पैठ मानी जाती थी, नदी को क्रॉस करना एक चुनौती रहती थी। और उस इलाके में जवान जब पहुंचे, जब 29 माओवादियों को मारा, तो उस इलाके में विकास की गंगा बही। सबसे पहले सड़क का निर्माण किया गया ताकि वहां तक पहुंचा जा सके, क्योंकि बीते कुछ समय से वहां के लोग विरोध प्रदर्शन में थे कि उस इलाके में पुल ना बनाया जाए, लेकिन अब उस इलाके में सड़क बनी। और निश्चित तौर पर एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं, ये उसी रास्ते की सड़क है। रोक रही हूँ, एक बार कुछ तस्वीरें जो पहुंच रही हैं वो दिखा देते हैं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि जो जवान थे वो उन्होंने जंगलों में रात बिताई है, वो बाहर निकल रहे हैं जंगलों से और जिला मुख्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो पूरी टीम है जिन्होंने कल नक्सलियों को मार गिराया, 30 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। ये वो जवान हैं जो पूरी रात जंगल के अंदर जिन्होंने बिताई थी, वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था। हमारे सहयोगी नीरज लगातार हम तक ताज़ा जानकारी और विकास तिवारी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जी नीरज। देखिए ये वही वीडियो है, उसी इलाके का वीडियो है जहां सड़कें नहीं बन पाई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से जवान जो है अब पैदल मार्च करते हुए उस सड़क से गुजर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब उस इलाके में जवान पहुंचे तो नक्सलियों का खात्मा हुआ, नक्सली वहां से पीछे हटे और उस इलाके में विकास की योजनाएं जो है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई गई और ग्रामीणों को इसका लाभ मिले, इसके लिए बतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कें बनानी पहले आरंभ की गई ताकि उस इलाके में पहुंचना सुगम हो, और उस इलाके में जब पहुंचते थे तो देखा जाता था कि ग्रामीण वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। लेकिन अब ग्रामीणों का भरोसा जगह है और बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सली समर्पण कर रहे हैं, जिसका फायदा पुलिस को मिल रहा है। और जो तय तारीख है, ऐसा लग रहा है कि उसके पहले ही अब पुलिस को, सरकार को ये सफलता मिलेगी और सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर भी आ रही है। जी, जो बिल्कुल नजर भी आ रही है। विकास, ऐसे में सवाल ये भी है कि पहले जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी नक्सलियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में, तो क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, अब कई टीमें और राज्यों की टीमें भी हैं जो मिलकर इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते ये सफलता हाथ लग रही है। मैं यहाँ नेटवर्क की समस्या की वजह से मैं सवाल नहीं सुन पाया। विकास, जो पहले दिक्कत आती थी वो ये भी आप ही जिस तरीके से हम तक जानकारी पहुंचाते थे, हमारे सहयोगी जो वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, तो अक्सर नक्सली कई बार ऐसे ऑपरेशंस में जब उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाता था तो दूसरे राज्यों की सीमा में वो दाखिल हो जाया करते थे, जिसके चलते उन तक पहुंच पाना कई बार मुश्किल हो जाता था। अब दूसरे राज्यों की भी जो टीमें हैं वो मिलकर इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी सफलता हाथ लग रही है जवानों के हाथ। देखिए, ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही इस बात का दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक दंडकारण्य नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद सबका समाप्ति कर देंगे और सफाया कर देंगे। और इसको लेकर जब पूरे राज्यों की एक अहम बैठक भी हुई थी, अगर आपको याद हो, केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, और उसके बाद से, हालांकि ये पहले भी ऐसा होता रहा है कि सभी राज्य आपस में मिलकर कई ऑपरेशन चलाते थे, लेकिन अब उस पर ज्यादा बारीकी से काम किया जा रहा है। पहले माओवादियों को ये जो सीमावर्ती इलाके का फायदा मिलता था, कभी महाराष्ट्र से वो छत्तीसगढ़ में आ गए, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना चले गए, उड़ीसा चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें तेलंगाना से भी घेरा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से भी घेरा जा रहा है। पूरे जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो एक दूसरे राज्यों के साथ मिलकर भी बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग पूरी तरह से लिया जा रहा है, जिससे माओवादियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का फायदा नहीं मिल पा रहा। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, अभी भी कई चूक हैं, अभी भी, जैसे आपको अगर याद हो तो बीते दिनों मध्य प्रदेश की जो मुठभेड़ हुई उसमें अगर सुकमा के माओवादी मारे जा रहे हैं, तो ये भी एक विचार करने वाली बात है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि माओवादियों को हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं केवल दंडकारण्य से, और माओवादी यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं अन्यत्र अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कान्हा का इलाका है जहां मेरी जो जानकारी है कि शाम 6 बजे के बाद फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो कान्हा से बाहर चले जाते हैं, अंदर नहीं रहते। अंदर उन्हें इस बात का फरमान दिया गया है कि शाम होने के बाद वो वहां पर बिल्कुल भी ना नजर आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माओवादी अपने लिए कहीं एक नई जगह तलाश रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान केवल बस्तर ही है, इस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी चीज ये है कि हम जो बात करते हैं, हम बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि माओवाद खत्म हो जाएगा तो इस इलाके का विकास होगा। एक पुरानी कहानी है, मैं आपको बता दूं, हकीकत है। हालांकि सुकमा के एक इलाके में जहां पर एक नदी में वहां के आदिवासी अपने बच्चों को बड़े बर्तन में डालकर बाढ़ के पानी में पार करते हैं। जब हमने वहां पर एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट की थी तो एक माओवादी ने मुझसे इस बात को कहा था कि हम 80 के दशक से बस्तर में आए हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को सरकार ने जब अनाथ छोड़ दिया था तब हमारे लिए स्पेस बना था, तब हमने यहाँ पर आके अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। क्या इसके पहले यहाँ पुल नहीं बनाया जा सकता था? सरकार अगर इस तरह की लापरवाही जब भी करती है, जब भी स्पेस छोड़ती है, तो वहाँ विरोध उत्पन्न होता है। फिर आप उस विरोध का नाम अनदेखी के चलते वो विरोध स्वरूप ये तस्वीर सामने आती है। शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने साझा की हमसे। और नीरज, आपका भी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।